हेलो एवरीवन, मैं हूं अदिति शाह एंड आई वेलकम यू ऑल टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहां आपको मिलता है 100% एजुकेशन फ्री फ्रॉम किंडरगार्टन टू 12th क्लास। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 12th अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 11, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में क्वेश्चन 12 तक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देख लिए थे। अब हम आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। क्या बोल रहा है? ऑन 31st March 2021, W Limited एन अनलिस्टेड कंपनी नॉट बीइंग अ एनबीएफसी और एचएफसी। ठीक है, मतलब अनलिस्टेड भी है और नॉन एनबीएफसी एचएफसी भी है। मतलब यहां पर क्लियरली आपको डीआरआर भी बनाना पड़ेगा, डीआरआई भी बनाना पड़ेगा। ठीक है, हैड द फॉलोइंग बैलेंसेस इन इट्स बुक्स। अब क्या क्या बैलेंसेस दिए हैं? 9% डिबेंचर्स 6 लाख रुपए के, तो टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स आपके कितने हैं? 6 लाख रुपए के। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व कितना है? ऑलरेडी आपका 30,000 रुपए का बैलेंस है। तो डीआरआर की जो गुल्लक हमारा रिजर्व बना हुआ है उसमें ऑलरेडी 30,000 रुपए पड़े हुए हैं। सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना है? 3 लाख। आ रहा है समझ में? तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस 3 लाख रुपीज सरप्लस दिया हुआ है। On that date, the company transferred ₹30,000 to debenture redemption reserve. अब इसी दिन कंपनी ने क्या किया? इस गुल्लक में ऑलरेडी 30,000 थे, कंपनी भी 30,000 और ट्रांसफर करेगी। अगर ये नहीं बोलते तब भी हम यही मान के चलते कि 30,000 ट्रांसफर करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम डीआरआर जो है, डीआरआर मैं आपको याद दिला देती हूँ, डीआरआर बनाते हैं 10% ऑफ आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स। तो हमारे आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स कितने हैं? 6 लाख। तो 6 लाख का 10% कितना होता है भाई? 60,000। तो हमारी गुल्लक में 60,000 रुपए हमें अलग से रिजर्व बना के रख देना चाहिए था, डीआरआर की गुल्लक बना के रख देनी चाहिए थी। ऑलरेडी 30,000 उस गुल्लक में है, तो हमें और कितने डालने की ज़रूरत है ताकि हमारा गुल्लक का बैलेंस 60,000 हो जाए? तो आपको एक्स्ट्रा 30,000 डालने की ज़रूरत है, वो कंपनी डाल रही है। ठीक है, इट रिडीम्ड डिबेंचर्स ऑफ ₹3 लाख। देखो ध्यान से, 6 लाख के डिबेंचर्स हैं लेकिन पूरे के पूरे डिबेंचर्स रिडीम नहीं हो रहे हैं, उसमें से सिर्फ 3 लाख के हमारे डिबेंचर्स रिडीम हो रहे हैं। ठीक है, और कब रिडीम हो रहे हैं? 30 जून 2021 को। तो डीआरआई जो हम बनाते हैं, डीआरआई हम बनाते हैं 15% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रिडीम्ड डिबेंचर्स। जो डिबेंचर्स हम रिडीम कर रहे हैं, ठीक है, उसका 15% हमें निकालना है फेस वैल्यू का। तो यहाँ पर 3 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर हम रिडीम कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 15% निकालना पड़ेगा। किसका? 3 लाख का। तो ये गलती मत कर देना कि पूरा का पूरा 15% उठा के 6 लाख पर लगा दिया, क्योंकि रिडीम ही 3 लाख हो रहे हैं। ठीक है, फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, डीआरआर हमेशा आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स जितने कंपनी के इशू किए हुए डिबेंचर्स हैं, टोटल आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स पे 10% से बनता है। डीआरआई आपका जो जितने डिबेंचर्स आप रिडीम कर रहे हैं उनकी फेस वैल्यू पे 15% हम लगा देते हैं। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 45,000। तो डीआरआई में आपको 45,000 इन्वेस्ट करना पड़ेगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द कंपनी फॉर दी अबव। तो हमें यहाँ पर जर्नल एंट्रीज पास करनी है। तो इशू से रिलेटेड तो कोई एंट्रीज दी नहीं हुई है। अब हमें रिडेम्पशन के लिए सबसे पहली स्टेप क्या होगी? रिडेम्पशन के लिए सबसे पहली स्टेप होगी डीआरआर बनाएंगे। ठीक है, फिर हम डीआरआई में पैसा डालेंगे। ठीक है, फिर हम डीआरआई से पैसा निकालेंगे। जिस दिन हम बेटी की शादी कर रहे हैं उस दिन हमें पैसों की ज़रूरत पड़ेगी, तो हम इन्वेस्टमेंट से पैसा रियलाइज़ करेंगे, डिबेंचर्स को रिडीम करेंगे और सबसे एंड में क्या करेंगे? हम डीआरआर को ट्रांसफ़र कर देंगे जनरल रिजर्व में। ठीक है, तो ये पूरा सीक्वेंस हमने याद किया है। चलो, तो सबसे पहले आ जाते हैं डीआरआर क्रिएट करने की एंट्रीज करते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं जर्नल। तो यहाँ पर क्लियरली हमें कौन सी डेट दी गई है कि आपने डीआरआर क्रिएट किया है? 31 मार्च 2021 को। तो 2021 मार्च 31। ठीक है, तो आपकी एंट्री क्या हो जाएगी? सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट P&L
अकाउंट डेबिट टू DRR, मैं पूरा लिख रही हूँ, टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। आपको पूरा ही लिखना है एग्जाम में, शॉर्टकट मत मार देना कि DRR DRI लिख दिया। ठीक है, तो हम कितना अमाउंट ट्रांसफर कर रहे हैं DRR में, अपने प्रॉफिट्स में से निकाल कर 30,000 रुपये हम DRR में सेपरेटली रख रहे हैं। समझ में आ गया? इतना क्लियर हो गया? तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीइंग पार्ट ऑफ प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू DRR। ठीक है, क्लियर हो गई ये वाली एंट्री। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? अब नेक्स्ट एंट्री हमारी होगी DRI की। यहाँ पर कुछ डेट नहीं दी है, तो हमें कहीं ना कहीं 30 अप्रैल, रिडेम्पशन के पहले 30 अप्रैल के पहले पहले हमें करनी होगी। तो हम यहाँ पे April 1 ही लेके चल लेते हैं। तो April 1 को हम क्या एंट्री कर देंगे? इन्वेस्टमेंट करने की। तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो अब हमारी बेटी की शादी आने वाली है और उसके लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करके रखना है, तो हम डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कर देंगे। यहाँ पर क्या लिख देंगे? बीइंग 15% ऑफ DRI, 15% ऑफ nominal value of debentures to be redeemed DRI ठीक है, तो हमने DRI इन्वेस्ट किया है 15% ऑफ नॉमिनल वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स जो हम रिडीम करने वाले हैं उसका। ठीक है, तो यहाँ पर दैट इज लिख देते हैं। दैट इज हमारा कितना हो जाएगा? 3 लाख का 15%, तो आपका कितना हो जाएगा? 45,000 रुपीज़ आपको DRI एज DRI इन्वेस्ट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो 1 अप्रैल 2021 को आपने DRI में इन्वेस्ट कर दिया। अब आ जाते हैं कब? अब आ जाते हैं बेटी के शादी वाले दिन, दैट इज रिडेम्पशन वाले दिन। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा रिडेम्पशन कब हो रहा है? 30 जून 2021 को। ठीक है, तो यहाँ पर हम डेट डाल देते हैं जून 30। तो सबसे पहले क्या करेंगे? जो इन्वेस्ट किया है, पैसा जोड़ा है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो पूरा 45,000 जो हमने इन्वेस्ट किया था वो हमने रियलाइज कर लिया। तो यहाँ पर लिख देते हैं बीइंग DRI रियलाइज्ड। देख लो, ये एंट्रीज क्लियर है। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैं ठीक है, तो ये तीनों एंट्रीज समझ में आ गई। अब जून 30 को और क्या करेंगे हम काम? जून 30 को अब हम डिबेंचर होल्डर्स को पैसा ड्यू करेंगे। तो जून 30 कितने % डिबेंचर्स हम रिडीम कर रहे हैं? देखो ध्यान से, यहाँ पर दिया हुआ है 9% डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जल्दबाजी में 6 लाख मत लिख देना। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 9% डिबेंचर्स हम वापस कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, लोन ख़त्म कर रहे हैं अपना, अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट।
ठीक है, तो 3 लाख रुपीज़ के हम डिबेंचर्स वापस कर रहे हैं। तो 6 लाख में से आपने 3 लाख रुपए का बेसिकली लोन रिडीम कर दिया या लोन चुका दिया। यहाँ पर हम लिख देते हैं बीइंग पेमेंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, अब नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, जून 30 को पैसा देने की एंट्री हो जाएगी। तो डिबेंचर होल्डर्स को 3 लाख रुपए देना ड्यू हो चुका है, अब दे देते हैं। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, 3 लाख रुपए आपने दे दिया, अपना लोन चुका दिया। बीइंग पेमेंट डिस्चार्ज्ड या बीइंग पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, अब यहां पर आप अगर सोचोगे कि भाई क्वेश्चन खत्म हो गया तो मार्क्स कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि आखिरी स्टेप नहीं भूलना है। जब हमने रिडेम्पशन कर दिया, ठीक है, तो हमने 3 लाख रुपए, ध्यान से देखो, हमने 3 लाख रुपए की फेस वैल्यू वाले डिबेंचर्स को रिडीम कर दिया। तो 6 लाख में से आपने 3 लाख का लोन तो अब चुका दिया। तो आपने जो एक सेफर साइड पे रहने के लिए अपनी DRR की गुल्लक क्रिएट की थी, जिसमें टोटल 60,000 रुपए आपने सेव करके रखे थे कि इनके ज़रूरत पड़ गई रिडेम्पशन के समय तो हम इस रिजर्व में से यूज़ कर लेंगे, है ना। एक बैलेंस होना चाहिए, गुल्लक में पैसा रहता है तो कॉन्फिडेंस रहता है, ठीक है। लेकिन अब आप 3 लाख रुपए वापस कर चुके हो, तो अब आपके पास 3 लाख रुपए का ही लोन बचा है। तो क्या गुल्लक में 60,000 की ज़रूरत है? नहीं। हम यहाँ पर प्रोपोर्शनेटली क्या कर सकते हैं, हमने 3 लाख रुपए के डिबेंचर्स रिडीम कर दिए, ठीक है, रिडेम्पशन हो चुका है 3 लाख रुपए का। तो इसका 10% मतलब कितना हो जाएगा, 30,000। तो 30,000 का अब DRR का कुछ काम ही नहीं है, ठीक है। उसको हम क्या कर सकते हैं, उसको हम अपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जनरलाइज्ड गुल्लक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, क्योंकि स्पेसिफिकली DRR का काम 3 लाख डिबेंचर्स के लिए कंप्लीट हो चुका है। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो हम प्रोपोर्शनेट बेसिस पे क्या कर लेंगे, यहाँ पर जितने डिबेंचर्स रिडीम हो चुके हैं, जितना लोन आप चुका चुके हो, तो उससे रिलेटेड जो आपके DRR की गुल्लक में पैसा पड़ा है उसको आप क्या कर दोगे, उसका काम खत्म हो चुका है तो उसको आप क्या कर दोगे, जनरल वाली गुल्लक में, दैट इज जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दोगे। तो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो हमारी DRR की गुल्लक में से उसका स्पेसिफिक पर्पस खत्म हो चुका है, ठीक है। सपोज आपने बहन की शादी के लिए या माँ के ऑपरेशन के लिए आपने गुल्लक बनाई, अब माँ का ऑपरेशन हो गया, उस गुल्लक की हमें ज़रूरत नहीं पड़ी, हमने सेफर साइड के लिए रखा हुआ था। लेकिन अब क्या करोगे, अब वो गुल्लक को आप फोड़ दोगे, उसको आप अपनी जनरल गुल्लक में ट्रांसफ़र कर दोगे, बाकी किसी काम में आ जाएगी वो पैसा। समझ में आ रहा है? तो बेसिकली वो इस एंट्री को रटना नहीं है, इसको इस तरह से लॉजिकली समझोगे, याद करोगे तो अपने आप ये समझ में आ जाएगा। चलो, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 30,000। आपका जो डिबेंचर्स रिडीम हुआ है उससे रिलेटेड जो हमारी DRR की गुल्लक में पैसा पड़ा था उसको हमने वहाँ से निकाल के जनरल रिजर्व में डाल दिया। बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये सारी एंट्रीज हो गई हमारी, ये 3 एंट्रीज और ये 3 एंट्रीज। चलिए, तो एक बार चेक कर लेते हैं आंसर। यहाँ पर सबसे पहला दिया है सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट करेंगे डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट बाय 30,000। यही एंट्री है हमारी, परफेक्ट। देन डेबिट करेंगे DRI अकाउंट एंड क्रेडिट करेंगे बैंक अकाउंट बाय 45,000 ऑन और बिफोर 30th अप्रैल। तो हमने यही किया है, 1 अप्रैल को ही कर दी एंट्री, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 45,000। देन थर्ड एंट्री बैंक अकाउंट टू DRI,
अब आपने इन्वेस्टमेंट रियलाइज़ कर ली 30 जून को, तो 30 जून को देखो बैंक अकाउंट टू DRI 45,000 हो गया आपका। देन 9% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट बाय 3 लाख, ये हमने डिबेंचर का रिडेम्पशन जो है वो ड्यू कर दिया। देन इसके बाद क्या है, डिबेंचर होल्डर्स टू बैंक बाय 3 लाख, ये भी हमने पेमेंट कर दिया, परफेक्ट एंट्री। इसके बाद नेक्स्ट क्या एंट्री है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट कर रहे हैं जनरल रिजर्व बाय 30,000। अब देखो यहाँ पर उन्होंने नोट क्या लिखा है, अमाउंट प्रोपोर्शनेट टू 50% ऑफ डिबेंचर्स रिडीम्ड ट्रांसफर्ड, ऑल्टरनेटिवली DRR मे बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व व्हेन ऑल द डिबेंचर्स हैव बीन रिडीम्ड। ठीक है, तो वही बात बोल रहे हैं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। यहाँ पर बोल रहे हैं ऑल्टरनेटिवली जो है DRR को हम ट्रांसफर कर सकते हैं जनरल रिजर्व में, जब सारे डिबेंचर्स रिडीम होंगे तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, अभी चाहो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हम अपने मार्क्स गेन करने का कोई भी मौका नहीं छोड़ेंगे। क्या पता जो एग्जामिनर है हमारा, ठीक है, जो चेक करेगा पेपर हमारा, वो उसको लगेगा कि नहीं इन्होंने लास्ट एंट्री नहीं करी, ठीक है, तो उसके लिए आप सेफर साइड के लिए या तो नोट डाल देना या ये एंट्री करके दिखा देना कि आपने प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो रिडेम्पशन हो चुका है उससे रिलेटेड जो प्रोपोर्शनेट अमाउंट हमारे DRR की गुल्लक में पड़ा था उसको हमने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। आ रहा है समझ में? ठीक है, तो दोनों ही चीज़ें सही हैं। आप चाहो तो अभी इकट्ठा जब पूरे 6 लाख का लोन आपका डिबेंचर जो है रिडीम कर दोगे, तब पूरा का पूरा 60,000 जो आपका DRR की गुल्लक में था उसको आप जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर सकते हो बाद में भी। बट हम अपने मार्क्स लूज़ नहीं करना चाहते, इसलिए मैंने आपको ये लास्ट में एंट्री करके दिखा दी। ठीक है, हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। तो ये सारी एंट्रीज क्लियर है, इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, मानसी लिमिटेड एंड अनलिस्टेड नॉन NBFC HFC। तो फिर उन्होंने वही बात बोल दी कि अनलिस्टेड कंपनी है और नॉन NBFC HFC कंपनी है, मतलब DRR भी बनाना है, DRI में पैसा डालना है, तो दोनों ही चीज़ें करनी है। हैड 6,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच, तो 6,000 डिबेंचर्स हैं 100 रुपये ईच फेस वैल्यू, मतलब 6 लाख रुपीज़ के टोटल फेस वैल्यू के डिबेंचर्स हैं। ईच ड्यू फॉर रिडेम्पशन ऑन 31 मार्च 2021, तो 31 मार्च 2021 को पूरे के पूरे 6 लाख के डिबेंचर्स जो है वो रिडीम करना है। एज पर द टर्म्स ऑफ इशू डिबेंचर्स वर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, तो यहाँ पर क्या बात बोल दी, यहाँ पर बोल रहे हैं कि जो डिबेंचर्स हम रिडीम कर रहे हैं पूरे के पूरे आउट ऑफ प्रॉफिट्स कर रहे हैं। इसका मतलब वो ये बोलना चाह रहे हैं कि आपको DRR, जब पूरा का पूरा आउट ऑफ प्रॉफिट्स हम डिबेंचर्स को रिडीम करते हैं तो हमें DRR 100% से बनाना पड़ता है, ना कि 10% से। आ रहा है समझ में? पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर द रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, देयर वाज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ ₹6 लाख इन सरप्लस दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, चलो तो यहाँ पर एंट्रीज कर लेते हैं फटाफट। बहुत सिंपल और बेसिक सी एंट्रीज हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर लगभग ऐसा मान के चलो, क्योंकि कुछ दिया नहीं हुआ है, 31 मार्च 2021 को रिडेम्पशन की डेट दे दी है, मतलब उसके पहले वाला 30 अप्रैल कौन सा पड़ेगा, 30 अप्रैल 2020, उसके पहले पहले DRI बनना है, तो DRI के पहले हम क्या कर लेंगे DRR, तो DRR को हम कर देंगे 31 मार्च 2020 पर DRR क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्च 31, सबसे पहले हम DRR क्रिएट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम एंट्री कर देंगे सरप्लस, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू कितने परसेंट डिबेंचर्स हैं, 10% डिबेंचर्स है, तो सबसे पहले तो हम टू डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट ठीक है, 6 लाख रुपए के डिबेंचर्स हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे बीइंग 100% DRR created as redemption is made only out of profits।
तो हमने यहीं पर अपनी बात कह दी कि हम भाई 100% जितना आपका टोटल डिबेंचर्स की फेस वैल्यू है पूरा उतने ही अमाउंट से हम DRR बना लेंगे सेफर साइड पर, क्योंकि हम पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो अपने प्रॉफिट से ही रिडीम करने वाले हैं। तो 6 लाख रुपीस का आप DRR क्रिएट कर लोगे 10% डिबेंचर्स पे। ठीक है, क्लियर हो गया फर्स्ट एंट्री। चलो अब इसके बाद 1 अप्रैल पे आ जाते हैं। तो 1 अप्रैल को आप क्या करोगे, 2020 1 अप्रैल DRI में पैसा डाल दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। ठीक है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बीइंग 15% ऑफ DRI invested on of nominal value of debentures redeemed। तो हम जितने डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हैं उसका 15% हमें DRI में इन्वेस्ट करना है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्लियरली आप कितने डिबेंचर्स पूरे के पूरे 6 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे, 6 लाख रुपए के डिबेंचर रिडीम कर रहे हो, तो 6 लाख का 15% निकाल लो। तो 6 लाख का 15% हो जाएगा आपका 90,000। तो 90,000 आप DRI इन्वेस्ट कर दोगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम कौन से ईयर पे, अब नेक्स्ट ईयर 31 मार्च 2021 पर हमारा रिडेम्पशन हो रहा है। ठीक है, तो हम ईयर 2021 पे आ जाते हैं। मार्च 31, सबसे पहली एंट्री क्या हो जाएगी, DRI में से पैसा वापस निकालेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, तो 90,000 रुपीज़ हमने जो DRI में डाला था वो हम वापस रियलाइज कर लेंगे, बीइंग DRI रियलाइज्ड। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी आपकी, नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी अब डिबेंचर्स को रिडीम करने की एंट्री, ड्यू करने की एंट्री। तो 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। कितना हो जाएगा, पूरा का पूरा 6 लाख हम रिडीम कर रहे हैं जितना हमने लोन लिया था। ठीक है, यहां पर हम लिख देंगे बीइंग पेमेंट ड्यू ऑन रिडेम्पशन। नेक्स्ट एंट्री आपकी क्या हो जाएगी, पेमेंट करने की एंट्री हो जाएगी मार्च 31 को। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना हो जाएगा, 6 लाख रुपए। ठीक है, तो 6 लाख रुपए के जो डिबेंचर्स थे वो आप उनको पूरा रिडीम कर दोगे। तो बीइंग पेमेंट मेड टू डिबेंचर होल्डर्स ठीक है, और सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपको नहीं भूलना है, क्योंकि अब हमने पूरा पैसा रिडीम कर दिया तो अब क्या हमको DRR की ज़रूरत है, नहीं है। ठीक है, तो जो हमने गुल्लक बना के रखी थी फॉर अ सेफर साइड, हम क्या करेंगे, हम इसको पूरा का पूरा जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं डिबेंचर
redemption reserve account debit to general reserve account। ठीक है, पूरा 6 लाख रुपीस जो हमने डाला था अपने DRR में, उसको हम उठा के जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बीइंग DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देख लेते हैं एक बार आंसर में क्या दिया हुआ है। DRR ऑफ 6 लाख इज क्रिएटेड सिंस रिडेम्पशन इज आउट ऑफ प्रॉफिट। मैंने वही बात बोली आपको, क्योंकि पूरा का पूरा रिडेम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट हो रहा है, इसलिए हमें 100% अमाउंट से 100% अमाउंट ऑफ द आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स हमें बनाना पड़ेगा DRR। इन्वेस्टमेंट इन स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज दैट इज DRI हमें कितना बनाना पड़ेगा 90,000। तो हमारी पहली एंट्री हो गई, हमने बैलेंस एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L से अपना पूरा DRR क्रिएट कर लिया। देन डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट हमने इन्वेस्ट कर दिया पैसा। देन रिडेम्पशन वाली डेट पर हमने पैसा रियलाइज़ कर लिया DRI का। देन आपने अमाउंट ड्यू कर दिया, देन पे कर दिया, और देन DRR का जो पैसा था वो अपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिया। ठीक है, इन एंट्रीज़ में कोई भी डाउट हो तो पूछ लो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15, ऑन 31 मार्च 2020 SS लिमिटेड एंड अनलिस्टेड नॉन NBFC और HFC कंपनी, मतलब फिर से यहाँ पर TRR भी बनाना है और DRI में भी पैसे डालने हैं, हैड 50,000 10% डिबेंचर्स ऑफ 100 ईच। तो 50,000 डिबेंचर्स थे 100 रुपये की फेस वैल्यू वाले। ठीक है, मतलब टोटल कितनी नॉमिनल वैल्यू थी, 50 लाख रुपए के डिबेंचर्स थे टोटल। These debentures were due for redemption on 31 मार्च 2021। ठीक है, तो 31 मार्च 2021 को इन डिबेंचर्स को रिडीम करना था। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हैज़ अ बैलेंस ऑफ ₹5 लाख। तो ऑलरेडी DRR की गुल्लक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, 5 लाख। ठीक है, ऑन 31 मार्च 2020 ignoring the entries for interest pass the necessary journal entries for redemption of debentures। ठीक है, तो हमें redemption of debentures के लिए जो journal entries होंगी वो हमें पास करनी है। तो सबसे पहले journal entries पर जाने से पहले हम यहाँ पर दिमाग लगाते हैं कि क्या हमें यहाँ पर DRR बनाने की ज़रूरत है। यहाँ पर DRR आपका 10% से क्रिएट होगा, कितने पे, जो आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स है टोटल 50 लाख। तो 50 लाख पे 10% कितना हो जाता है, 5 लाख का आपको DRR बनाना है। बट देखिए जादू, क्या बात है, ऑलरेडी DRR में 5 लाख रुपए पड़े हुए हैं। तो फिर अब हमें क्या ज़रूरत है, कोई भी ज़रूरत नहीं है DRR में पैसा डालने की। ऑलरेडी जितना गुल्लक में पैसा चाहिए था वो ऑलरेडी पड़ा हुआ है। ठीक है, तो अब हम फिर अलग से और कोई पैसा नहीं डालेंगे। समझ में आ रहा है। देन DRI जो है वो आपको 15% से बनाना पड़ेगा। जितने डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हो, तो आप पूरे के पूरे 50 लाख डिबेंचर्स रिडीम कर रहे हो, उसका 15% कितना हो जाएगा, 7,50,000। तो 7.5 लाख रुपए आपको DRI में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इतनी कहानी समझ में आ गई। DRR में क्यों पैसा नहीं डाल रहे हैं ये समझ में आ गया। ठीक है, चलो तो यहाँ पर जर्नल एंट्रीज कर लेते हैं। तो सबसे पहली एंट्री हमारी DRI की कब होगी, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग डिबेंचर्स कब के दिए हुए हैं, 31 मार्च 2020, और हम रिडीम कब कर रहे हैं, 31 मार्च 2021। तो इसके जस्ट पहले वाला अप्रैल कौन सा है, 30 अप्रैल 2020। उसके पहले पहले हमें एंट्री करनी है। तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 2020 अप्रैल 1। ठीक है, डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, तो DRI टू बैंक कितना क्रिएट करेंगे, हमने देखा है 7,50,000। यहाँ पर लिख लेंगे बीइंग 15% DRI मेड
ऑन डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड। तो जो डिबेंचर्स हमें रिडीम करना है उनकी फेस वैल्यू पे हम 15% का DRI बना रहे हैं। क्लियर होगी इतनी एंट्री। अब आ जाते हैं नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी। नेक्स्ट डेट है हमारी मार्च 2021। तो 31 मार्च 2021 हमारी जो है रिडेम्पशन वाली ड्यू डेट आ चुकी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो DRI में पैसा डाला है वो निकालेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, कितना डाला है अपने 7,50,000 रुपीज। ठीक है, तो यहां पर लिख लेते हैं बीइंग DRI रियलाइज्ड। ठीक है, क्लियर हो गया इतना। नेक्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी, रिडेम्पशन ड्यू करने की। तो मार्च 31 को नेक्स्ट एंट्री हमारी हो जाएगी। कितने परसेंट डिबेंचर्स थे हमारे, 10% डिबेंचर्स थे। 10% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट। $50 लाख being payment due on redemption। ठीक है, तो 50 लाख रुपए हमें टोटल रिडीम करना है, वापस करने हैं। तो हम उसको वापस कर देंगे, यहाँ पर ड्यू कर देंगे, वापस करने की एंट्री कर देंगे। नेक्स्ट मार्च 31 को एक और एंट्री होगी, डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। $50 लाख being payment made to debenture holders ठीक है। अब DRR में कितने पैसे पड़े हुए हैं, पहले से 5 लाख रुपए, और ये इस रिडेम्पशन के लिए ही पड़े हुए थे। अब क्योंकि रिडेम्पशन हो चुका है तो जो 5 लाख रुपीस हमारे DRR में पड़े हुए हैं इसको हमें ट्रांसफर करना नहीं भूलना है। तो यहां पर हम लिख देंगे मार्च 31 डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट। ठीक है, तो 5 लाख रुपीस का जो हमारी DRR में ऑलरेडी बैलेंस था, अब क्योंकि रिडेम्पशन हो चुका है तो इस DRR का कुछ काम नहीं है, हम इस रिजर्व से जनरल रिजर्व में इस अमाउंट को ट्रांसफर करने की एंट्री कर देंगे। और यहां पर क्या लिख देंगे, बीइंग DRR ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, लेकिन यहां पर एक नोट डालना नहीं भूलना है। एज DRR already has sufficient या adequate balance required by law
नो फर्दर अमाउंट इज ट्रांसफर्ड टू DRR। ठीक है, तो क्योंकि ऑलरेडी इस क्वेश्चन में हमारे पास DRR में सफिशिएंट 5 लाख का बैलेंस पड़ा था जितना हमें रिक्वायर्ड था, इसीलिए हम लोगों ने DRR में कोई पैसा नहीं डाला है। लेकिन आपको ये नहीं भूलना है कि एंड करते समय रिडेम्पशन के बाद जो DRR में ऑलरेडी पैसा पड़ा हुआ है उसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना नहीं भूलना है। ठीक है, यहाँ पर एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। Existing balance of DRR is adequate as required by law, that is 10% of the value of outstanding debentures. Therefore, further DRR is not required. वही बात है, ठीक है, मैंने अपनी लैंग्वेज में जो लिखा है कि as DRR already has sufficient or adequate balance required by law, no further amount is transferred to DRR. क्लियर हो गया? इतना सिंपल है। ठीक है, चलिए, तो आई होप आपको आज जो भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए अच्छे से समझ में आया है। इसमें कोई भी डाउट हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, बाकी के जो भी क्वेश्चंस है करेंगे आने वाले अगले लेक्चर्स में। तो जल्दी मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मैग्नेट ब्रेन्स, स्टे ट्यून्ड, गुड बाय।